नमस्कार। उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उत्तराखंड कांग्रेस से बड़ी खबर है। कांग्रेस के नाराज विधायक अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। सभी नाराज विधायक अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं। आज शाम को वो बैठक करेंगे। धारचूला से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने कहा कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने पार्टी को बर्बाद किया और उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया। एक जूनियर नेता को पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया। पहली बार के विधायक को सदन में उपनेता बनाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चाटुकारिता करने वाले को सम्मानित किया जाता है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह, विधायकों की नाराजगी और क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर। हमारे साथ धारचूला से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी है। सर, खबरें हैं कि विधायक नाराज हैं, आपका नाम भी उन विधायकों में आ रहा है। जो कुछ बदलाव हुआ मंजूर नहीं है कई लोगों को, आप भी मानते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमने सीधे तौर पर भाई नेता प्रतिपक्ष को भी, अध्यक्ष को हमारी तरफ से बधाई। हमको नाराजगी जो हमारे जो प्रभारी हैं उससे और हाईकमान से, कि हम लोगों से कम विचार विमर्श होना चाहिए था। और आप समीक्षा करने भेज रहे हैं उसी व्यक्ति को जिसके कारण कांग्रेस टूटी। और सीधे तौर पर आप प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल से इस्तीफा लेते हैं तो आपने क्यों नहीं प्रभारी से इस्तीफा लिया? हमारा सीधे तौर पर ये कहना है। और उत्तराखंड में कांग्रेस को डुबाने का काम प्रभारी ने किया। जिस प्रदेश का जो है प्रभारी मोतीलाल बोरा जी और अंबिका सोनी जी जैसे कद्दावर लोग होते थे, उस प्रदेश का प्रभारी आपने जमानत जब्त हुए विधायक को करा दिया। और वो भी यादव को। उत्तराखंड का जनमानस जिसका नाम सुनते ही यादव कहते उत्तराखंड के लोगों का जो है खून खोलता है। उनको याद आती है खटीमा गोली कांड और जो है मुजफ्फरनगर कांड। ऐसे व्यक्ति को आपने यहाँ पे दे दिया। और वो व्यक्ति प्रभारी न होकर प्रदेश को जो है चलाने का काम कर रहा था, पूरे प्रदेश का जो है अध्यक्ष बनने का काम कर रहा था। तो ये तो कांग्रेस को तय करना चाहिए था। तो आपको लगता है सभी की नाराजगी सिर्फ इसी बात को लेकर, इस बात को लेकर नहीं कि हरीश रावत जी को किनारे कर दिया गया, गोदियाल जी को किनारे कर दिया गया, प्रीतम सिंह सीन में नहीं है, इस बात से भी है? देखिए, ये चीजें तो जब बैठेंगे तब तय होगा। और ये भी है, कई जो सीनियर विधायक थे जिनकी जो है 4-4 पीढ़ियां कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार हैं, जो 3-3 बार के विधायक हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हुए हैं, उन लोगों में भी अनदेखी हुई है। भाई राजेंद्र भंडारी जी कैबिनेट मंत्री भी रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। मयूख महल जी जो है स्वतंत्रता संग्राम परिवार के हैं, 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे, 3री बार के विधायक हैं। मनोज तिवारी जी 3री बार के विधायक है, स्वतंत्रता संग्राम परिवार के लोग हैं। ममता राकेश है जिन्होंने जो है शिक्षक की नौकरी छोड़ दी, 3री बार के विधायक है। मदन बिश जी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, 2री बार के विधायक हैं। तो ऐसे सारे सीनियरों को अनदेखा किया गया है। हर बार जो है आप जूनियर व्यक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, पहली बार के विधायक को आपने डिप्टी लीडर ओपोजिशन बना दिया। क्या मतलब होता है इसका? ये तो यही हो गया ना, जो गणेश परिक्रमा करता है, जो कांग्रेस में जो है चाटुकारी करता है, उसी को जो है आगे बढ़ाया जाता है। उसके बाद प्रभारी का स्टेटमेंट आता है कि हमने जो है उस मेरिट के आधार पर तय किया। तो ये मेरिट क्या है? मेरिट कहाँ पे किसका कम था? सारे 3-3 बार के विधायक हैं। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो लगातार कंटिन्यू 3 बार का विधायक हूँ। और मैं तो ये भी तय कर रहा था। आप सैनिक सम्मेलन कर रहे हो, आप कह रहे हैं कि 71 के जो है वॉरियरों को जो हम सम्मान कर रहे हैं, और उसी परिवार के जो है आश्रित को आपने किनारे कर दिया। आपने 2017 में जब संगठन का विस्तार किया, मुझे जो है 116 नंबर में प्रदेश सचिव बना दिया, जबकि सारे विधायकों को आपने जो है, एक बार के विधायकों को और सारे विधायकों को आपने प्रदेश महामंत्री उपाध्यक्ष बनाया, आपने जो है आमंत्रित सदस्य बनाया। भाई मेरे को ही क्यों नीचा दिखाने का काम किया? मैं 2री बार का विधायक था, आपने CLP की तरफ से करने वाले। बिल्कुल, आज शाम को हम बैठेंगे, बैठने के बाद तय करेंगे कौन कौन लोग उसमें होंगे। सारे विधायक होंगे। जितने लोगों को लग रहा है कि गलत हुआ वो सारे बैठेंगे। कहाँ पे बैठक होगी? अब देखो, ये तय नहीं है कि कहाँ पे बैठे, किसी सीनियर विधायक के यहाँ बैठे। पार्टी छोड़ने की? देखो, पार्टी छोड़ने का कोई विचार नहीं है। भैया, जनता ने हमको विधायक बना के भेजा है तो हम जनता को बोझ नहीं डालेंगे। हम इतना जरूर है कि अगर हम अपना कोरम पूरा करते हैं तो हम अपना अलग दल बना के जो है हम जनता के लिए काम करेंगे और प्रदेश के हित में काम करेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो ये थे कांग्रेस के विधायक हरीश धामी, जिन्होंने साफ साफ ये कहा है कि प्रभारी ने पार्टी को उत्तराखंड में बर्बाद किया है। कांग्रेस में उनकी चलती है जो चाटुकारिता करते हैं, और अब विधायक जो नाराज हैं, जो सीनियर विधायक जिनको इग्नोर किया गया, वो बैठक करने वाले हैं। और क्या एक अलग पार्टी अब उत्तराखंड में बनेगी कांग्रेस के विधायकों से टूटकर? इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नजर रहेगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किरण महारा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कोऑपरेटिव में भर्ती घोटाले पर सरकार पर हमला बोला। वहीं नाराज कांग्रेस विधायकों द्वारा आज होने वाली मीटिंग पर उन्होंने कहा कि कहीं कोई मीटिंग नहीं हो रही है, मेरी जानकारी में नहीं है। यदि नाराजगी पर मीटिंग होती तो मैं असहज होता, मुझे चिंता होती, लेकिन मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। देखिए, ऐसी कोई बैठक नहीं होने जाने वाली है। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ।
अगर कोई बैठक होने वाली होती मैं असहज होता, मुझे चिंता हो रही होती, मेरे शकल में कहीं चिंता दिख रही है। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, करण महरा को तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन विधायक यहां पर पूरी तरह से लामबंद हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि आज बैठक करके नए दल में बनाने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। बिल्कुल अनुपम, अब से कुछ देर पहले करण महरा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर ऐसा कुछ होता तो मेरे चेहरे पर आपको असहजता नजर आती, मैं परेशान दिखता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ विधायक हरीश धामी ने साफ तौर पर बात कही है कि एक बैठक होने वाली है, उस बैठक में सभी नाराज विधायक शामिल होंगे। उसमें राजेंद्र भंडारी का नाम उन्होंने लिया, ममता राकेश का नाम उन्होंने लिया, मदन बिष्ट का नाम उन्होंने लिया, मयूख मेहर का नाम उन्होंने लिया। तो क्या होगा अभी ये साफ नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात हरीश रावत ने जरूर कही है कि आज वो बैठक होगी, हम दूसरी पार्टी बनाएंगे या कांग्रेस में ही रहेंगे, इस बात को लेकर भी वो विचार करेंगे। लेकिन हाँ, दोनों तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है और करण महरा ने ये बात साफ कही है कि मैं 17 तारीख को पार्टी का चार्ज लूंगा, यहां पर देहरादून में अपने पद का चार्ज लूंगा अध्यक्ष का। इससे पहले मैं सभी बड़े नेताओं से मिल रहा हूं, सब में से सीनियर है, कोई भी नेता इतना जूनियर मुझसे नहीं है कि वो मैं उनको पद दे सकूं। मेरा रोल बहुत छोटा है, लेकिन हाँ, जो नई टीम मेरी होगी बहुत छोटी होगी, उसमें 50 महामंत्री नहीं होंगे, 23 उपाध्यक्ष नहीं होंगे, बड़ी टीम नहीं होगी। तो दोनों तरफ चीजें चल रही है। एक तरफ करण महरा जो इनको संगठन चलाना है वो संगठन की बातें कर रहे हैं, विधायकों की नाराजगी को बिल्कुल नकार रहे हैं, और दूसरी तरफ विधायक हरीश धामी हैं जो बाकी विधायकों की बात सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि बैठक होने वाली है। तो क्या बैठक होगी और क्या कांग्रेस में टूट होगी, क्या कांग्रेस के विधायक तोड़कर एक नई पार्टी बनाएंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। दीपांकर, लेकिन सवाल यह है कि आला कमान इन सब चीजों पर नजर बना के रखा होगा, लेकिन आला कमान की तरफ से कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड की स्थितियों पर कमेंट नहीं कर रहा है। ऐसे में आला कमान की चुप्पी के क्या मतलब निकाले जाएं, और जिस तरीके से प्रभारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में क्या आने वाले वक्त में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं? अनुपम, जो तस्वीर उत्तराखंड कांग्रेस में हाईकमान को बदलनी थी वो फैसला हाईकमान ले चुका है। यशपाल आर्य को नेता विपक्ष बना चुका है, करण महरा को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बना चुका है, भुवन कापड़ी को उपनेता सदन बना चुका है विपक्ष में। अब प्रभारी को बदलना ना बदलना वो अब क्या हाईकमान का फैसला है। अगर आप उत्तराखंड के प्रभारी को बदलेंगे तो फिर सवाल खड़ा होगा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के पास इंचार्ज रही, क्या वो उनके ऊपर कांग्रेस इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट करेगी या वो इस्तीफा देंगे? ऐसा कांग्रेस में संभव नहीं है कि गांधी परिवार का व्यक्ति वहां इस्तीफा दे या पद छोड़ दे, प्रभारी का पद छोड़ दे। पहली बात। दूसरी बात यह कि उत्तराखंड में हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल जो बड़े चेहरे थे 2022 इलेक्शन से पहले, वो नाराजगी जरूर जता रहे हैं, लेकिन हाईकमान को लेकर तमाम क्वेश्चंस कर रहे हैं। लेकिन हाईकमान किसी बात को लेकर बहुत गंभीर इस लिहाज से नहीं दिखता कि किसी को एंटरटेन करे। करण महरा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात साफ तौर पर कही कि मुझे स्ट्रिक्टली यह कहा गया है कि आप संगठन को बेहतर तरीके से चलाइए। यानी करण महरा को अगर इस तरह की पावर डिलीवर कर दी गई है कि सब कुछ आपको अब यहां पर देखना है उत्तराखंड में, तो यानी साफ तौर पर लेकिन सवाल यह कि जानबूझकर भी चीजों को जानने के बाद, इस तरह के स्टेटमेंट्स को देखने के बाद भी क्यों कांग्रेस के नेता, क्यों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चीजों को हल्के में ले रहे हैं? क्या विधायकों की नाराजगी उनको नजर ही नहीं आ रही है? उत्तराखंड कांग्रेस की अगर बात करें तो 2016 में जब पहली टूट हुई थी, जब हरीश रावत यहां पर मुख्यमंत्री थे, तब से लेकर आज की तारीख में कांग्रेस हमेशा यहां नीचे ही गई है। ऊपर उठने की कांग्रेस की स्थितियां कभी बन ही नहीं पाई। और अब कांग्रेस में किसी भी नेता को, आप जो बात कह रहे हैं, किसी भी नेता को, हरीश रावत को, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, कोई भी जीता हुआ विधायक हो, करण महरा, किसी को फिलहाल इस बात का डर नहीं है कि क्या होगा। सब ये देखना चाहते हैं कि इस ड्रामे का अंत क्या हो। करण महरा जानते हैं कि अगर कोई चला भी जाएगा तो बहुत का असर कांग्रेस के लिए यहां गेन कुछ नहीं है। अगर कोई विधायक यहां रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हरीश रावत को पता है कुछ हो भी जाए तो क्या अब हमारे पास बचा है। यही बात गणेश गोदियाल, सबको पता है कि जो लुटनी थी पिक्चर वो लुट चुकी, जो स्थिति पार्टी की बुरी होनी थी वो हो चुकी। इससे बुरा क्या होगा, सब ये देखना चाहते हैं कि इससे बुरा क्या हो सकता है। तो क्या इससे बुरा कुछ और हो सकता है, उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। अनुपम, बिल्कुल दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। दीपांकर भट्ट इन पूरे स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं और आगे भी हम आप तक इससे जुड़ा अपडेट देते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के चयन के बाद कांग्रेस में मचे घमासान को लेकर
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि कांग्रेस में जन समस्याओं के लिए लड़ने के बजाय नेताओं के व्यक्तिगत हित ज्यादा हावी होते हैं। यही कारण रहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई और आने वाले सालों में भी उसका कोई आधार नहीं बचने वाला। इंटरनल लड़ाई को वो अपनी जाने, लेकिन ये सही है कि वो व्यक्तिगत आधार पर उनको मिलना चाहिए, जनता को कुछ मिले या ना मिले। जन समस्याओं के प्रति कोई सरोकार नहीं है। आप लोग नजर रख रहे हैं कांग्रेस के पूरा घटनाक्रम? राजनीतिक रूप से तो निश्चित रूप से नजर रहती है, रहनी भी चाहिए। आप तैयार हैं क्या? अगर बातचीत आपकी तरफ होती है, अब वो उस समय विचार करेंगे जब बातचीत होगी। संपर्क में है कुछ विधायक? जब बातचीत होगी तब बताएंगे, आपको बताएंगे सबसे पहले। पूर्व सीएम हरीश रावत दिल्ली शिफ्ट हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर हरीश रावत ने लिखा कि मेरा स्वास्थ्य और राजनीतिक स्वास्थ्य स्थान परिवर्तन चाह रहे हैं, यानी कि दिल्ली शिफ्ट होना चाहते हैं। उत्तराखंड छोड़ दिल्ली जाने की बात हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखी है। सीएम पुष्कर धामी ने अब से कुछ देर पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा की है, दर्शन पूजन किया है। सीएम धामी 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। ये तस्वीरें उज्जैन से हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से महाकाल मंदिर में पहुंचे हुए थे पुष्कर धामी और वहां पर मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजन किया है। ये तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और इस दौरान महाकाल नगरी उज्जैन में पहुंचे और वहां पर दर्शन पूजन किया है पुष्कर धामी ने। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। वहीं सीएम धामी ने इससे पहले मध्य प्रदेश के नलखेड़ा पहुंचे, जहां मंत्री यशोधरा राजे ने उनका स्वागत किया। सीएम धामी ने मां बगलामुखी मंदिर में विधि विधान से पूजन अर्चन किया और विशेष हवन और अनुष्ठान में शामिल हुए। सीएम धामी ने कन्या पूजन कर कन्या भोज भी किया। इससे पहले सीएम धामी मंगलवार को मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे, जहां पितृपर्वत में बजरंग बली के दर्शन पूजन किए। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से भी मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और हमने कई विकास कार्य शुरू कर दिए हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर कहा कि भव्य तरीके से चारधाम यात्रा होगी और बिना किसी परेशानी के श्रद्धालु अपनी यात्रा पूरी करेंगे। लगातार वहाँ पर बहुत सारे काम चल रहे हैं, जिसमें से चारधाम यात्रा में जितनी सड़कें बन रही हैं, ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, भारतमाला श्रृंखला में रोडें बन रही हैं। हमारे यहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम आज 125 किलोमीटर रेल लाइन का जो अद्भुत कार्य है उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। हवाई अड्डों का विस्तार हो रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है। लगातार हर क्षेत्र में काम हो रहा है। उन्हीं सब क्षेत्रों को आगे बढ़ाएंगे और हम लोगों का एक विजन भी है, संकल्प है कि 2025 तक उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हो और आने वाला ये दशक उत्तराखंड का दशक हो। अभी हमारे यहाँ चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालु, सभी पर्यटकों को किसी को भी कोई परेशानी न हो, उसको लेकर हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। हरिद्वार धर्म संसद में अल्पसंख्यकों को लेकर दिए गए हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से कहा है कि मामले में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले हरिद्वार में हुई धर्म संसद में अल्पसंख्यकों को लेकर विवादित बयान दिए गए थे, जिसको लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। रुद्रप्रयाग में जंगल और करोड़ों की वन संपदा वनाग्नि की भेंट चढ़ती जा रही है। जखोली विकासखंड के मयाली बाजार के पास जंगल बीते रोज से जल रहे हैं, लेकिन मयाली में मात्र कुछ दूरी पर स्थित वन विभाग इससे बेखबर नजर आ रहा है। चंद कदम दूरी पर स्थित वन कर्मियों को जंगल में आग लगने की भनक ही नहीं है। वहीं बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं पर विभाग की उदासीनता को लेकर पर्यावरणविद भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। बड़ी चिंता की बात यह है कि हम राज्य बनने के 22 साल बाद भी इस हर फायर सीजन में आग को रोकने में असफल हो रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी पर्यटन जोन के बफर एरिया में आग लगी। आग की सूचना से कॉर्बेट प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दिन भर की कड़ी मशक्कत के बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि इस आग ने 1.5 हेक्टेयर जंगल जलकर स्वाहा हो गया। लगभग 1.5 हेक्टेयर में आग फैली थी और उसके बाद स्टाफ ने उसको कंट्रोल कर लिया है। हमारा प्रयास है कि जितने भी कॉर्बेट के सेंसिटिव एरियाज हैं उस पर लगातार निगरानी रखी जाए ताकि किसी भी तरह के फायर की इंसिडेंट। हल्द्वानी में आतंक का पर्याय बन चुके बाघ को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 6 लोगों को मारकर निर्बख्शी घोषित हो चुका यह बाघ अभी तक पकड़ से दूर है। इसके लिए रामनगर वन प्रभाग ने गुजरात तक से ट्रैंकुलाइज टीम बुला ली है, लेकिन बाघ है कि हत्थे ही नहीं चढ़ रहा। ऐसे में अब प्रभाग कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वाइल्ड लाइफ डॉक्टर दुष्यंत शर्मा और उनकी रेस्क्यू टीम की भी मदद लेने पर विचार कर रहा है। डॉक्टर दुष्यंत शर्मा को वन्य जीवों को ट्रैंकुलाइज करने में महारत हासिल है। टाइगर रिजर्व के से भी ड्रोन की टीम और जो हमारी वेटनरी टीम है जिसमें डॉक्टर हैं और ट्रैंकुलाइज करते हैं, वो टीम गई है। वहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा बाघ को पकड़ने के आदेश जारी किए गए हैं। तो उसी क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जो एक्सपर्ट टीम है जो रेस्क्यू और ट्रैंकुलाइज करने में कार्य करती है, साथ ही साथ जो ड्रोन की टीम है जो ट्रैकिंग का काम करती है, वो उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। इससे पहले भी जो हमारे पालतू हाथी हैं उनको वहाँ पर टाइगर को ट्रैक करने के लिए डिप्लॉय किया गया। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के काशीपुर रेंज के कासमपुर गांव में सुबह ही गुलदार ने किसान पर हमला कर दिया, जिससे किसान की मौत हो गई। बता दें कि शीशराम सैनी आज सुबह अपने खेत में गेहूं की कटाई कर रहा था, तभी अचानक खेत में गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। हमले में घायल शीशराम को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वन विभाग की टीम को सूचना दे दी गई है, लेकिन वन विभाग की टीम अभी नहीं पहुंची है और कई बार वन विभाग को अवगत करा दिया गया है कि ग्राम कासमपुर में जंगली जानवरों का आतंक है, इससे निजात दिलाया जाए, लेकिन वन विभाग जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। ब्रेक के बाद चंपावत जिले में भारत और नेपाल 2 देशों का सीमांकन करने वाले पिलर को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। भारत के टनकपुर में और नेपाल के ब्रह्मदेव का बॉर्डर में सीमांकन करने वाला पिलर 809/2 अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बॉर्डर पर तैनात एसएसपी ने टनकपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं इस गंभीर मामले में चंपावत एसपी का कहना है कि मामले की जानकारी नेपाल के अधिकारियों से शेयर की गई है। बॉर्डर पर पिलर को किसने नुकसान पहुंचाया, इसकी जांच कराई जा रही है। जानकारी मिली थी कि जो इंडो नेपाल बॉर्डर पे जो पिलर था उसमें कुछ हल्की खरोंच करके कुछ उसको बिगाड़ने का प्रयास किया, जिसकी एक एप्लीकेशन मिली, जिसकी हमारे द्वारा भी जांच की जा रही है कि ये कौन लोग हो सकते हैं, किस तरह से उन्होंने की है। बाकी इसकी जो इन्फॉर्मेशन आगे भी बता दी गई है ताकि उसको जो प्रॉपर रिपेयरिंग या जो ठीक होना हो वो काम हो सके। हरिद्वार में कल बैशाखी पर्व पर होने वाले गंगा स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। कल होने वाले गंगा स्नान में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। इसको लेकर क्षेत्र को 15 जोन और 38 सेक्टरों में बांटा गया है। वहीं सुरक्षा के लिए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही जाम से बचने के लिए ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। आगामी 2 दिनों में हरिद्वार में जो स्नान है इसमें काफ़ी श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और चूंकि अब कोरोना का प्रकोप भी लगभग समाप्त हो चुका है और भीड़ लगातार बढ़ रही है, होटलों की बुकिंग भी काफ़ी अधिक हो रखी है, ट्रेन्स भी लगातार फुल चल रही हैं। ऐसे में पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स को नियुक्त किया गया है। मेरे द्वारा आज इनको ब्रीफ किया गया है। पूरे मेरा क्षेत्र में तकरीबन 500 से अधिक पुलिसकर्मी, अधिकारी और कर्मचारीगण लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 7 कंपनियां पीएसी की भी लगातार अगले कुछ दिनों तक ड्यूटी पर तैनात रहेंगी। क्या आपने बिना नींबू के शिकंजी पी है? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपने बिना नींबू के शिकंजी पी है? महंगाई के इस दौर में आजकल पेट्रोल के बाद जो सबसे चर्चा में बना हुआ है वो है रसीला नींबू। गर्मियों के इस मौसम में गले को तर करने के लिए हर कोई शिकंजी और जूस जैसे पेय पदार्थ पीता है, लेकिन आजकल ये सब आपको बेस्वाद मिलने वाले हैं।
और इसकी वजह है नींबू। मंडी में ही 200 रुपए किलो तक नींबू के रेट हैं, जो दुकान में आते आते 250 से 270 तक बिक रहा है। ऐसे में ज्यादातर जूस की दुकानों से या तो नींबू गायब है और जहां है भी वो कम में काम चला रहे हैं। नींबू तो बहुत महंगा हो रहा है, आधा नींबू डाल रहा है, क्या कर रहे हैं, कहाँ से लाए नींबू? 300 रुपए किलो नींबू हो रहा, मजा ही नहीं आता उसमें तो बगैर नींबू के। अब मंडी में दुकानदार बताते हैं कि 2 दिन पहले तक आवक कम थी तो नींबू के मंडी में रेट ही 300 को पार कर गए, मगर अब दाम में कमी आई है। ऐसा है कि पीछे फसल भी कम है और इसके बजाय जो है कि सभी 2-3 त्योहार भी पड़ गए थे बीच में, इस वजह से थोड़े महंगे हो गए थे। अब धीरे धीरे फिर डाउन हो गया ये, तो पहले 300 पे पहुंच गए थे, अब इसका रेट जो है धीरे धीरे होकर 200 पे आ गया। पिछले हफ्ते तक 250 रुपये तक चला गया था और इस हफ्ते 200-210 रुपये किलो बिक रही है। आवक कुछ ज़्यादा होगी, पिछले हफ्ते में आवक कम था थोड़ा, इस हफ्ते में आवक ज़्यादा हो गया हुआ, तो इस बार 200 रुपये किलो तक इस हफ्ते में चल रही है। अब नींबू के दाम तो सुर्खियां बटोर ही रहे हैं, जो जल्द ही काबू में हो जाएं तो अच्छा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का असर पेट्रोलियम, कोल, ऊर्जा और फार्मा इंडस्ट्री पर गहरा रहा है। इसके चलते हरिद्वार की फार्मा कंपनियों में 15 से 20% उत्पादन की कमी आ गई है। से आने वाले कच्चे माल की कमी से हरिद्वार सिडकुल स्थित कंपनियों में लगभग 20% उत्पादन में कमी आ गई है। फार्मा इंडस्ट्री तो लगभग 60% प्रभावित हुई है। जंग के चलते कच्चे माल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ती ही जा रही है। उद्योगपतियों को चिंता सता रही है कि अगर दोनों देशों के बीच लड़ाई जल्द खत्म नहीं हुई तो आने वाले समय में फार्मा इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फ्यूल सोर्स जो है वो कंप्लीट रिस्ट्रिक्ट हो गया है और उसके कारण जो है जो हमारा अदर कंट्री से आ रहा था, अभी पूरे वर्ल्ड वाइड जो है हम डिपेंडेंट हो गए हैं और डिपेंडेंट हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ जो है रसिया के साइड से, और वर्ल्ड वाइड जो है वो बंद हो गया है, जिसके कारण रेट हाइक कर रहा है। वहीं सरकार का भी मानना है कि युद्ध के चलते उद्योग भी प्रभावित हुए हैं। इसकी समीक्षा की जाएगी और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। पूरे विश्व में इससे कहीं ना कहीं व्यापार या अन्य चीज प्रभावित हुई है। अभी ये सारी बातें, चूंकि मेरे को फाइनेंस की मीटिंग लेनी है, उसमें सारे बिंदुओं पे हम लोग विचार करेंगे। पहले करीब 2 साल तक कोरोना का प्रकोप और उसके बाद रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग से वैश्विक आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हुई है। ऐसे में न सिर्फ हरिद्वार सिडकुल के उद्यमियों बल्कि देश भर के उद्योगपतियों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।